यहाँ पर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, हम संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे, यानी संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो भी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर संविधान की विशेषताओं के अंदर साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं संविधान की रही, उनके बारे में हम बात करेंगे। विशेषताएं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, क्योंकि संविधान की प्रमुख विशेषताओं में प्रस्तावना दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व हैं विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान में अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से जो संशोधन हुए हैं, जैसे कि 7वां संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 44वां संविधान संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन हुआ है, 74वां संविधान संशोधन हुआ है और 97वां संविधान संशोधन हुआ है। इन संशोधनों में बहुत सारे परिवर्तन हैं विशेष रूप से किए गए हैं। संविधान में बड़े परिवर्तन करने वाले जो थे वो 42वें संविधान संशोधन में यहाँ पर किया गया है। 42वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1976 को हुआ था। इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 को हुआ था, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर केशवानंद भारती मामला जो हुआ था, केशवानंद भारती मामला कब का है, 1973 का है केशवानंद भारती मामला। इस केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ था, ये केशवानंद भारती मामला है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था, 1973 की बात है। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे की बदलने की अनुमति नहीं है। यानी संसद को एक अधिकार दे रखा है, लेकिन अनुच्छेद 368 में ये बात कही गई है कि संसद है यहाँ पर उस संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। बाकी परिवर्तन कर सकती है संविधान में, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन संसद नहीं करेगी। ये बात कौन से मामले में बताई गई थी, केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती बनाम बंगाल केरल का मामला, केरल राज्य का मामला था, उसमें ये बताई गई थी। अब बात करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। जैसे ये तो बात होगी प्रस्तावना की, सबसे पहले देखते हैं सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये पहली विशेषता है, भारत का जो संविधान है सबसे लंबा है, सबसे लंबा लिखित संविधान। तो सबसे लंबा लिखित संविधान की हम बात करते हैं। जैसे संविधान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो लिखित होता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, लिखित संविधान है। दूसरा होता है अलिखित, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और यह बहुत ही वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज माना जाता है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद भी कितने भागों में दे रखे थे, 22 भागों में दे रखे थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में जैसे वर्तमान में हम बात कर रहे हैं 2016 की, 2016 की बात कर रहे हैं, 2020 की बात नहीं कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं। 2016 में एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद हैं। कितने, 465 अनुच्छेद और यहाँ पर 25 भागों में विभक्त है 2016 के अनुसार। उसके बाद में भी यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं और यहाँ पर ये तो भाग हैं 25 भाग और इसमें अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां अभी आ रहा है। पहले 22 भागों में विभक्त है, अभी कितने भागों में, 395 थे, अभी अनुच्छेद हो गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो 12 अनुसूचियां हैं, तो भाग जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियों के लिए एक पाठ के अंत में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से भाग हैं। वो हम यहाँ पर देखेंगे आगे पाठ के अंदर कि कौन कौन से भाग हैं, 25 भाग कौन कौन से हैं और 25 भागों में क्या क्या चीज़ दी हुई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर
कि सन 1951 की बात है। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग को यहाँ पर हटा दिया था। तो यहाँ पर जो 1951 में संशोधन हुआ था उसमें एक भाग यहाँ पर हटा दिया था, वो भाग था 7वां भाग, इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। और 20 अनुच्छेद यहाँ पर करीब इसमें से हटा दिए गए थे 1951 के संविधान संशोधन में। और इसमें करीब 90 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 20 तो यहाँ पर से हटा दिए गए थे, लेकिन 90 इसमें ऐड किए गए थे। 90 अनुच्छेद यहाँ पर जोड़े गए हैं और 4 भाग और 4 अनुसूचियों को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए थे यहाँ पर? 4 भाग यहाँ पर जोड़े गए थे। एक तो 4th कै जोड़ा गया था, और ये 90 अनुच्छेद में 4 भाग जोड़े गए थे। उनमें 4 कै, 9 कै, 9 कै और 14 कै, ये 4 भाग यहाँ पर जोड़े गए। और 4 अनुसूचियाँ यहाँ पर जोड़ी गई थी। वो 4 अनुसूचियाँ कौन सी थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इन 4 अनुसूचियों को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 4 अनुसूचियाँ हैं उनकी बात करें। अमेरिका संविधान में मूलतः केवल 7 अनुसूची हैं। यानी भारतीय जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में मूल रूप से 7 अनुच्छेद हैं, सिर्फ 7 अनुच्छेद। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान है उसमें 128 अनुच्छेद हैं, और चीनी संविधान में 138 हैं, और कनाडाई संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद है। लेकिन भारत में कितने हैं? 465 अनुच्छेद है वर्तमान में। और भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे यहाँ पर 4 कारण थे। कौन कौन से 4 कारण हैं जिसकी वजह से भारत का संविधान है वो बड़ा बनाया गया है? पहला कारण तो यहाँ पर बताया गया है भौगोलिक कारण, क्योंकि भारत का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। भौगोलिक कारण है, भारत का विस्तार है वो बड़ा है, विविधता यहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसको बड़ा बनाने का कारण क्या है? ऐतिहासिक है। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम है, 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम था 1935, ये बहुत बड़ा था। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संविधान बनाना पड़ा भारत को। तीसरा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है, यानी अलग अलग संविधान नहीं है। केंद्र के लिए अलग संविधान और राज्य के लिए अलग संविधान नहीं है, दोनों के लिए यहाँ पर एक ही संविधान है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अभी जम्मू कश्मीर में भी वही संविधान यहाँ पर लागू कर दिया गया है, यानी धारा 376 यहाँ पर हटा दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था पहले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उसे विशेष दर्जा दिया गया था। अभी अनुच्छेद 370 को यहाँ पर हटा दिया गया है। फिर हम बात करें, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व रहा है, क्योंकि संविधान सभा में जो भी लोग थे कानून से रिलेटेड थे, कानून विशेषज्ञ थे। जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, कानून के जानकार थे। तो संविधान सभा में जो कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व रहेगा तो वो संविधान को बढ़ा चढ़ाकर लिखने वाले ही थे, तो इसलिए संविधान को बड़ा बताया जाता है। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है कि प्रशासन को क्या काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को हम आम विधानों अथवा हम स्थापित राजनीतिक परिपाटी में छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में यहाँ पर शामिल किया गया है। अब विभिन्न स्रोतों से विहित, अब ये दूसरी इसकी क्या है? पहचान है, विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से ये संविधान लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से विहित, विभिन्न स्रोतों से विहित। तो विभिन्न स्रोतों से विहित होने का मतलब क्या है कि विभिन्न अलग अलग सोर्स से लगभग 60 देशों के संविधान से इसको बनाया गया है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है, फिर भारत का संविधान बनाया गया है। तो विभिन्न स्रोतों से विहित है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध है विश्व के कई देशों के संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 उनके उपबंधों से लिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, वो क्या कहता है? भारत शासन अधिनियम यहाँ पर 1935 कहता है कि इसमें करीब 250 उपबंधों को संविधान में शामिल किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में 250 उपबंध वहाँ से सीधे सीधे वर्तमान संविधान में लिए गए हैं। तो ये भी यहाँ पर बताया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यानी हम कह सकते हैं ये संविधान सभा का जो वाद विवाद खंड है उसमें ये बताया गया था कि भारत का जो संविधान है विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद में इसको बनाया गया है, यानी इसमें अच्छाई भरी हुई है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और संविधान का दार्शनिक भाग है, जो कि दार्शनिक भाग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये दोनों संविधान के दार्शनिक भाग हैं।
इनको क्रम से कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं अमेरिका से संविधान में, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग की बात करें, राजनीतिक भाग में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे संघीय सरकार का सिद्धांत आ जाता है राजनीतिक भाग में, और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध है राजनीतिक भाग में आ जाते हैं। तो इनका जो हिस्सा है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो भी राजनीतिक भाग है, राजनीति से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे संघीय सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका या विधायिका का संबंध है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। और संविधान के जैसे अन्य प्रावधान है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर। यूएसएसआर अब क्या है? रूस है एक तरीके से। फिर फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन देशों से भी संविधान से कुछ लिए गए हैं। तो संविधान से इन देशों से क्या लिया गया है? जैसे हम बात करें संविधान से कि कनाडा से क्या लिया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान से क्या लिया गया है। भारत में संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत है भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकाल अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलता जुलता ही है। फिर हम बात करते हैं नम्यता और अनम्यता का संबंध, यानी कि ये हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और नरम भी है। तो दोनों का यहाँ पर संबंध बताया गया है। क्या है? नम्यता व अनम्यता का समन्वय। अनम्यता का समन्वय बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए हम बात करें अमेरिका संविधान। अमेरिका संविधान को कठोर संविधान माना जाता है क्योंकि इसमें अगर संशोधन करना हो तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और लचीला या फिर नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की हो। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो नम्य संविधान माना जाता है, अनम्य संविधान अमेरिका का माना जाता है। तो भारत का संविधान न तो लचीला है ज़्यादा, ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। तो अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में बताए गए दो तरह के प्रावधान संसद कर सकती है। पहला बताया गया है कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, तो उसे इनमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि संसद में विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा अनुबंध है कि कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत या फिर कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है तो इसका मतलब वो नम हो गया। और कुछ उपबंध ऐसे हैं जो संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे उसमें 50% से ज़्यादा प्रत्येक सदन में सदस्य होने चाहिए और 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो वो क्या हो गया? एनम हो गया, यानी कठोर हो गया। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान हैं आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। बहुत सारे संशोधन ऐसे हैं जो अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आते हैं, वो लंबे संशोधन में आ जाएंगे। फिर संविधान की यहाँ पर एक और विशेषता बताई गई है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है, यानी केंद्र की तरफ ये झुका हुआ है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो यहाँ पर बात करें एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था किस तरीके से रही है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण यहाँ पर विद्यमान रहते हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर बताई गई है, यानी कि संविधान यहाँ पर सर्वोच्च पर ही है और चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा जरूरी नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है। और संविधान की कठोरता भी यहाँ पर बताई गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका और देश स्वाधीनता बताई गई है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हमारे संविधान में है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे कि एकल सशक्त केंद्र है भारतीय संविधान में,
एक संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान का यहाँ पर लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र राज्य द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला अभिप्राय तो यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसी वजह से भारतीय संविधान को यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, यानी केसी वेरे ने बोला है इसको अर्थ संघ, और यहाँ पर वॉर्गेनिंग फेडरलिज्म ने बोला है, मॉरिस जोन्स ने यहाँ पर इसको क्या बोला है, वॉर्गेनिंग फेडरलिज्म, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन ने यहाँ पर। फेडरेशन विथ दी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने बोला है, आइबर्ट जेनिंग्स व अन्य लोगों ने इनको बोला है। फिर बात करें सरकार का संसदीय रूप की बात, क्या है सरकार का संसदीय रूप, संसदीय रूप। तो सरकार के संसदीय रूप की बात करते हैं। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को यहाँ पर अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली को सरकार का क्या बोलते हैं, हम वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। तो वेस्टमिंस्टर क्या है, वेस्टमिंस्टर यहाँ पर लंदन में एक स्थान है जहाँ ब्रिटिश संसद है। अक्सर इसका ब्रिटिश संसद के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसको वेस्टमिंस्टर का नाम दिया जाता है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। क्या विशेषता बताई गई है, पहली तो वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की यहाँ पर उपस्थिति होती है। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है जो संसद है यहाँ पर। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का यहाँ पर नेतृत्व बताया गया है, और निचले सदन का विघटन बताया गया है, यानी लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन बताया गया है। हालांकि भारतीय संसद प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी भारत का जो प्रधान है वो कौन होता है, निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी गणतंत्र होता है भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति। और जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। यहाँ पर किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो या फिर ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका है अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करते हैं छठवीं विशेषता जो है भारतीय संविधान की, वो क्या है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, सर्वोच्चता में समन्वय की हम बात करते हैं। तो संसद की संप्रभुता का नियम है ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अब जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा शक्ति है, अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है उसका प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की यहाँ पर प्राथमिकता दी है। एक और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है,
वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित यहाँ पर कर सकती है। फिर बात करते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की। यहाँ पर एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ये सातवीं विशेषता है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका तो एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका में बताया गया है कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालयों के नीचे क्रमवार रूप से अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जैसे कि जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें आती हैं। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका एवं राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीश के कार्यालय की कार्यकाल की यहाँ पर सुरक्षा दी गई है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें दी गई है। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन होगा। विधायिका में जो न्यायाधीश हैं उनके कामकाज पर चर्चा पर रोक होगी, यानी विधायिका में न्यायाधीश के कामकाज पर चर्चा नहीं होगी, उस पर रोक है। सेना निवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति यहाँ पर दी गई है और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये सब बताया गया है यहाँ पर। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार भी यहाँ पर बताए गए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो मूलतः अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार हम देखेंगे वैसे इसमें, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें, मूलतः संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 के अंदर था। इसको 44वें संविधान जो संशोधन अधिनियम था उसमें 1978 के जरिए मूल अधिकारों से इसको हटा दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों से 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया था और इसको संविधान के भाग किस में डाल दिया था, 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें कौन कौन से अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 के सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरा इसमें मौलिक अधिकारों में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है यहाँ पर वो दिया गया है अनुच्छेद 19 की शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के लिए जो अधिकार दिया गया है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यहाँ पर वो दिया गया है 25 से 28 के बीच में, यानी अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर पांचवा दिया गया है यहाँ पर कौन सा अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है 29 से 30 के बीच में। और छठवा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संविधान तो यहाँ दिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका जो विधायिका है उसके मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। और जो अधिकारों की यहाँ पर क्या बताई गई है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, प्रतिषेध जारी कर सकता है,
अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट वो जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन वे अपरिवर्तनीय कभी भी नहीं हैं। संसद में इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? इन अधिकारों को संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इसमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 में कौन कौन से संविधान दिए गए हैं? तो स्वतंत्रता जो दी गई है यहाँ पर 20 और 21 में बताई गई है, इनको छोड़ करके आपातकाल में बाकी जो हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है। जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है। इमरजेंसी लागू होने पर, आपातकाल लगाने पर इनको अपने आप हटा दिया जाता है या फिर इनको स्थगित किया सकता है। अब हम 9वीं विशेषता देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या कहते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो सामाजिक नीति निर्देशक सिद्धांत है, दूसरा गांधीवादी है, तीसरा उदार बौद्धिक है। तो नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं तथा यह देश की जिम्मेदारी है कि वे कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात इसमें की पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति किसकी है? जनमत की है। फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980 की बात करते हैं। मिनर्वा मिल्स मामला है यहाँ पर 1980 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो ये मिनर्वा मिल्स मामला है 1980। इसमें क्या बताया गया है? ये मिनर्वा मिल्स मामला है, ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बीच में ये 1980 में ये मामला चला था और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है, यानी दोनों में संतुलन यहाँ पर होना चाहिए। फिर 10वां हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि मूल अधिकार दिए गए हैं तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या बताए गए हैं? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल यानी 1975-77 के दौरान इसको शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया था। तो एक और मौलिक कर्तव्य जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, उसमें संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्य का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके तहत भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे आदि। मौलिक कर्तव्य नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून के रूप में लागू नहीं किया सकता। जिस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को कानून के रूप में लागू नहीं किया सकता, उसी तरीके से मूल कर्तव्यों को भी यहाँ पर कानून के रूप में लागू नहीं किया सकता। फिर बात करते हैं 11वें जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वो क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक धर्म निरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बात करें, भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। यानी भारत का संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत का धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान के कुछ प्रावधान है भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। कौन कौन से प्रावधान है? पहला प्रावधान है
वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। दूसरा, प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उसे कानून की समान सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जो कि अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। और फिर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है। और हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, ये अनुच्छेद 25 में बताया गया है। हर धार्मिक समूह या इसके किसी भी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, ये अनुच्छेद 26 में बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 27 में बताया गया है। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 28 में बताया गया है। और नागरिक के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 में बताया गया है। और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उन्हें संचालित करने का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है। और राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है। यानी जो राज्य है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास करेगा, ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा धर्म यानी चर्च और राज्य यानी राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। जो धर्म आधारित यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों ने यहाँ पर सामुदायिक प्रतिनिधित्व की यहाँ पर व्यवस्था की थी, जिसको यहाँ पर वर्तमान संविधान ने हटा दिया है। फिर हम बात करें यहाँ पर कि हालांकि संविधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। फिर बात करते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में। ये 12वीं विशेषता है इसकी, भारतीय संविधान की। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता या संप्रदाय इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। और वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। देश के वृद्ध आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। तो ये जो सराहनीय प्रयोग यहाँ पर किया गया था, ये क्या बताता है? यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में मताधिकार को धीरे धीरे विस्तार रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व 1920 में दिया है, ब्रिटेन में 1928 में दिया है, सोवियत संघ जो अब रूस है उनसे 1936 में दिया है, फ्रांस ने 1945 में दिया है, इटली ने 1948 में और स्विट्जरलैंड ने 1971 में दिया है। लेकिन भारत ने तुरंत ही सबको यहाँ पर वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है यहाँ पर वो दे दिया था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है और कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशाएं ये देता है। अब बात करते हैं हम एकल नागरिकता के बारे में। यानी भारत का जो संविधान है उसमें एकल नागरिकता की बात की जाती है, यानी हम सब क्या है, भारतीय हैं। तो एकल नागरिकता की यहाँ पर बात की जाती है, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता की बात करते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान है फेडरल है और दो लक्षण यहाँ पर हैं।
एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता है। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के 2 समूहों का लाभ उठाता है। पहला तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र। जम्मू और कश्मीर के मामले में तो जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर धारा 370 हटा दी गई है। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्गीय संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था, वह पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। फिर बात करते हैं हम अगली विशेषता की, वो है स्वतंत्र निकाय की। यानी स्वतंत्र निकाय है, भारतीय जो संविधान है स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय, तो स्वतंत्र निकाय के बारे में बात करें, भारतीय संविधान में केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र हो या फिर राज्य हो, न्यायिक अंग भी उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकाय की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में यहाँ पर परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय इस तरीके से हैं, जैसे संसद की बात करें, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, संसद में कौन कौन से आ जाते हैं, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु यहाँ पर निर्वाचन आयोग है। यानी संसद के लिए, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया है। राज्य एवं केंद्र सरकार के खातों के आरक्षण के लिए भारत सरकार का नियंत्रण एवं महालेखागार है। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिक और उसके उचित होने की टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग है, यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को ये सलाह देता है। तो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसे अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं में क्या आ जाती है हमारी, इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं आ जाती हैं। पहली तो आ जाती है IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी आ जाती है IPS भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी आ जाती है IFS भारतीय वन सेवा। 1947 के अंदर क्या होता है, भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा जो ICS था उसको IAS में परिवर्तित कर दिया गया और भारतीय पुलिस को यहाँ पर IPS में परिवर्तित कर दिया गया। इन्हें संविधान में अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई है और 1963 में IFS बनाया गया, जो 1966 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद में बात करें हम कि राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना है और अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को यहाँ पर सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों जैसे कि कार्यालय की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय, इनके बारे में या इनके माध्यम से संविधान इन निकायों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। फिर बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान के बारे में, क्या आपातकालीन प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान के बारे में। तो 15वीं विशेषता है भारतीय संविधान की, आपातकालीन प्रावधान। तो क्या आपातकालीन प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, तो आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा और संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा की गई है। पहला तो किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जा सकता है। युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पैदा हुआ तो राष्ट्रीय अशांति की अवस्था हुई, अगर राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था होती है तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंदर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर कहा गया है। जो आंतरिक उपद्रव है उसको यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह कहा गया है। जो अंदर लड़ाई होती है देश के अंदर उसको यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह कहा गया है।
दूसरा होता है राज्य के अंदर आपातकाल, कोई भी स्टेट में लगाता है तो वो राष्ट्रपति शासन कहलाता है और ये अनुच्छेद 365 के अनुसार लगता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता के समय अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता हो तो अनुच्छेद 365 लगाते हैं। तो दोनों में अंतर है। 356 तो तब लगता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो, संविधान का पालन नहीं कर रहे हो, और अनुच्छेद 365 जब लगता है जब केंद्र के निर्देशों का पालन कौन नहीं कर रहा हो, राज्य नहीं कर रहा हो, तब अनुच्छेद 365 के तहत राज्य में आपातकाल लगता है। तीसरा लगता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो भारत में वित्तीय स्थिरता और अगर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए या वित्त मंत्रालय है भारत की जो वित्तीय स्थिरता है या फिर प्रत्यय है वो संकट में हो, तब अनुच्छेद 360 के तहत है वो वित्तीय आपातकाल लगता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता है केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इसमें संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा है संघीय से एकात्मक हो जाता है और राजनीतिक तंत्र का संघीय यानी समान परिस्थिति के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। फिर यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार बताई गई है। तो ये यहाँ पर अगली विशेषता है जो त्रिस्तरीय सरकार यहाँ पर बताई गई, तो ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है, त्रिस्तरीय सरकार। तो बात करें यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार की। त्रिस्तरीय सरकार किस तरीके से है यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार? त्रिस्तरीय सरकार में बात करें, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था, एक केंद्र है एक राज्य है। संगठन के संबंध में प्रावधान है, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां हैं अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने तीन स्तरीय सरकार का प्रावधान किया जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। संविधान के नए भाग 9 में नई सूची 11वीं में जोड़ करके 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इनमें एक नया भाग है 9 जोड़ा गया है और नया भाग जो 9 जोड़ा गया था उसमें क्या बात यहाँ पर बताई गई है। नया भाग 9 जोड़ा गया, उसमें बताया गया कि संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये तीन स्तर कौन है? ग्राम, मध्य एवं जिला पंचायत, ये तीन स्तर यहाँ पर जोड़े गए हैं। और इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A में नई अनुसूची 12वीं को जोड़ करके नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। जो शहरी स्थानीय सरकार हैं उनको नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो 9A 18 में क्या बताया गया है? 9A के अंदर 9A में बताया गया है कि संविधान के भाग 9 के प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगर पालिकाओं की व्यवस्था करता है। ये है संक्रमणीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत के लिए, और छोटे शहरों के क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, और बड़े शहरों के लिए नगर निगम की ये व्यवस्था करता है। फिर हम बात करें अगली जो विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार के वाले अलावा, जो नेक्स्ट विशेषता आती है वो आती है यहाँ पर सहकारी समिति की। इसकी आती है समिति। तो सहकारी क्या बताया गया है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है और इस संदर्भ में यहाँ पर तीन परिवर्तन है संविधान में किए गए हैं। वो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं? पहला परिवर्तन किया गया है कि इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा है सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए, यह अनुच्छेद 43B में बताया गया है। और इसने संविधान के एक नए भाग 9B जोड़ा है जो सहकारी समितियां हैं यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के अनुच्छेद 243 ZT तक ये जोड़ा गया है। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक और स्वायत्त ढंग से और आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। वह संसद को अंतर राज्य सरकारी समिति और राज्य विधायिका को अन्य सरकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्या है, संविधान की कुछ आलोचना भी की गई है। तो संविधान की आलोचना किस तरीके से की गई है उसके बारे में बात करते हैं। संविधान की आलोचना, संविधान की
आलोचना की गई है। तो भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, उसे अंगीकार किया गया है। तो आलोचना कुछ आधारों पर यहाँ पर किया जाता है। पहला तो इसकी आलोचना की जाती है कि उधार का संविधान है, उधार लिया गया है, लोगों देशों से उधार लिया गया है। तो उधार का संविधान भारत के संविधान को बताया जाता है। उधार के संविधान में हम बात करें, आलोचक यहाँ पर कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधारी की एक बुरी या फिर एक हौच-पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी करता है, लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण और अतार्किक है। ऐसा इसलिए है कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधानों के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थिति में उसकी उपयुक्तता के आधार पर इसकी कमियों को यहाँ पर दरकिनार करके ही स्वीकार किया था। तो उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए हैं जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना है। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बना करके इसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विशेष चित्र क्या होना चाहिए, यह पहले से ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी भी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान के मुख्य प्रावधानों में समानता दिख रही है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी भी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है, उनमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरत के अनुरूप उसमें टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण के यह संविधान अन्य देशों के संविधान की हुबहू नकल है। मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। यानी जो दोष दिया जा रहा है वो यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। फिर यहाँ पर बताया गया दूसरा, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बताया गया है संविधान को। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी इसको बताया गया है। तो कार्बन कॉपी के बारे में हम बात करते हैं कि आलोचकों ने कहा है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए हैं। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। फिर भी उसका भी संशोधन रूप उदाहरण के लिए एम.एन. श्रीनिवासन का यहाँ पर कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स और ब्रिटिश संविधान वेता ने कहा है कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों को पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः यहाँ पर पी.आर. देशमुख और संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, वयस्क मताधिकार इसमें जोड़ दिया गया है। तो उपरोक्त आलोचना का उत्तर संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया है कि यहाँ तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, उधार लेने में कुछ भी यहाँ पर लज्जास्पद नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान में मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। यानी जो भी प्रशासनिक विवरण है उनसे संबंधित हैं। और तीसरा यहाँ पर बताई जाती है इसकी आलोचना अभारतीय और भारतीयता विरोधी, ये बताया गया है। अभारतीय व भारतीयता विरोधी इसको बताया गया है। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थिति के लिए अनुपयुक्त और अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमथैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की है कि हम वीणा या सितार का संगीत बजाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। तो हमारे संविधान निर्माता है यहाँ पर उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा एवं अन्य संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का क्या कहा है, पश्चिम का इसको दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा है। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना है कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा है
वह भारत की मूलभूत उसमें प्रकट नहीं होती है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही ये टूट जाएगा। फिर हम बात करें चौथा, इसमें क्या कमी बताई गई है? गांधीवाद से दूर संविधान। गांधीवाद से दूर संविधान। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी ने हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमथैया ने कहा है कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया है। और टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इसी कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना बताया है। साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध भी यहाँ पर बताते थे। नेक्स्ट हम बात करें महाकाय, इसका आकार बताया जाता है। एक कमी इसकी ये भी बताई जाती है कि महाकाय आकार है, बहुत बड़ा आकार है। महाकाय आकार, तो महाकाय आकार, बड़े आकार की बात करें, आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व सम्मिलित हैं। सर आइवर जेनिंग्स, एक ब्रिटिश संविधान वेता के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में यहाँ पर कौन बात करता है? इस संदर्भ में एच.वी. कामत और संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की है कि प्रस्तावना जिस क्रीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगा और हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। फिर वकीलों का स्वर्ग इसको बताया जाता है। जो भारत का संविधान है इसको क्या बताया जाता है? वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग इसको बताया जाता है। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण एवं बहुत जटिल है। इसके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरे को शामिल किया गया है, जिसके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है, वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसी वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. माहेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाजी बनाता है, अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद और मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा है कि मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिंदा जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार और शब्दाडंबर यानी शब्दा आडंबर होता है, जो बहुत सारे शब्दों से मिला होता है, शब्द आडंबर का इस्तेमाल नहीं करता है। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ में एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। हम शब्दों और शब्दों से लद गए हैं जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। अब यहाँ पर जो ये आलोचना की गई है उसमें 7 आलोचनाएं, 6 आलोचना यहाँ पर बताई गई है। अब इसके बाद में हम अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं, यानी संविधान के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर दी गई है। तो भारतीय संविधान पर एक नज़र डालते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है। जैसे भाग यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने बताए गए हैं? 22 भाग बताए गए हैं। तो 22 भागों में बात करते हैं। पहला भाग है संविधान सभा का, ये हम हैं विषय और भाग। भारतीय संविधान पर जो नज़र है वो हम आगे के वीडियो में एक साथ एक वीडियो के अंदर सारे अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं। ऑडियो में के अंदर हम अनुच्छेद हम देखेंगे, कितने भाग हैं भारतीय संविधान में वो हम देखेंगे और कौन कौन से विषय हैं वो हम एक साथ देखने वाले हैं।